हाँ जी, चलिए आफ्टर ब्रेक स्टार्ट करते हैं। अभी तक हमने सोर्सेज ऑफ इनकम टैक्स एक्ट पढ़े अलग अलग से, हमारे कौन कौन से सोर्सेज हैं, यानी कि हमें क्या क्या पढ़ना है। अब शुरू करते हैं, एक्ट के अंदर पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। कभी भी कोई टैक्सेशन लॉ देखो आप, चाहे जीएसटी हो, चाहे इनकम टैक्स हो, या पहले उस ज़माने में एक्साइज होता था, वैट होता था, सर्विस टैक्स। टैक्स की ना हमेशा दो स्टेजेस होती हैं। पहले कोई भी टैक्स का लेवी आता है, और जब किसी टैक्स का लेवी आ जाता है ना, उसके बाद अगली चीज है उस टैक्स की कलेक्शन होती है। पहले टैक्स का लेवी आता है, उसके बाद क्या होती है, टैक्स की कलेक्शन। अब लेवी क्या होता है पहले ये समझो। लेवी का मतलब हुआ कोई भी टैक्स अट्रैक्ट हो गया, कोई भी टैक्स ट्रिगर हो गया। कभी भी कोई टैक्स मतलब किससे लेना है, कब लेना है, कौन सा फॉर्म नंबर है, मंथली लेना है या क्वार्टरली लेना है, ये सब सेकेंडरी चीजें हैं। ये कहां पर आएंगी, कलेक्शन में। बट कलेक्शन में जाने से पहले तो ये देखना पड़ेगा क्या वो टैक्स की लायबिलिटी अराइज भी हो रही है या नहीं हो रही। तो जब किसी टैक्स की लायबिलिटी अराइज होती है, लायबिलिटी अराइज हो रही है, पहली बात उसे हम क्या बोलते हैं, टैक्स का लेवी आ गया। अच्छा, अब हम ऐसा क्या करें कि इनकम टैक्स की लायबिलिटी अराइज हो जाए। हम ऐसा क्या करें कि जीएसटी की लायबिलिटी अराइज हो जाए। हर टैक्सेशन लॉ के अंदर लायबिलिटी अराइज करने के लिए, या बेसिकली मैं बोल दूं तो लेवी लाने के लिए क्या होता है, एक टैक्सेबल इवेंट होता है। अब ये टैक्सेबल इवेंट क्या है, टैक्सेबल इवेंट वो चीज है जिसके आते ही टैक्स लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। अलग अलग टैक्सेशन लॉ का अलग अलग टैक्सेबल इवेंट होगा। एक मिनट के लिए एग्जांपल लेते हैं। एक्साइज लॉ के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या हुआ करता था, क्या हुआ करता था, मैन्युफैक्चर। हमने बोला ना मैन्युफैक्चर पे एक्साइज लगता है, तो एक्साइज लॉ के अंदर कहीं ना कहीं लिखा होगा एक्साइज अट्रैक्ट करने के लिए क्या होना जरूरी है, मैन्युफैक्चर। सेल्स टैक्स या वैट हुआ करता था पुराने जमाने में, वहां पे टैक्सेबल इवेंट क्या होता होगा, सेल। जीएसटी जिन बच्चों ने पढ़ लिया है, जीएसटी के अंदर टैक्सेबल इवेंट क्या होता है, सप्लाई। जब तक कोई चीज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस ना हो तब तक जीएसटी का लेवी नहीं होता। सिमिलरली अब आपको गेस करना है, इनकम टैक्स में लेवी लाने के लिए, लायबिलिटी को पहली बात अराइज करने के लिए क्या टैक्सेबल इवेंट होता होगा, क्या होता होगा, इनकम आनी होनी जरूरी है। यानी कि यहां पर भी लेवी के लिए सबसे जरूरी चीज क्या होती होगी, कोई ना कोई इनकम अराइज हुई है। एंड दैट इज वाई हमारी सारी मेहनत किस पे जाएगी, ये इनकम क्या होती है। क्योंकि अगर कोई चीज इनकम है ही नहीं, क्या उस पे लेवी आएगा, नहीं। और जिस चीज पे लेवी नहीं आएगा ना, उसकी कलेक्शन के बारे में सोचेंगे नहीं हम। जिसका लेवी नहीं आएगा उसकी कलेक्शन के बारे में सोचना ही नहीं है। जैसे जीएसटी में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन को हमने लेवी वाले सेक्शन से ही बाहर कर दिया, तो पूरे जीएसटी को पढ़ते समय क्या कहीं पर भी अल्कोहल का जिक्र करना पड़ा हमें, नहीं, क्योंकि उसका लेवी से ही बाहर हो गया। सिमिलरली अभी इनकम की डेफिनेशन पढ़ते समय जिन चीजों को हम इनकम से ही बाहर कर देंगे उस पर तो लेवी ही नहीं आया। अच्छा, एक चीज मान लो, लेट अस सपोज मेरी लेवी किस पे आ गया, इनकम पर आ गया। कोई एक पर्टिकुलर चीज इनकम तो है, उस पे लेवी आ गया। अगली चीज क्या आएगी, कलेक्शन। इनकम पे कितना टैक्स पे करना है, व्हाट शुड बी द रेट ऑफ टैक्स, ये कलेक्शन है या ये लेवी है। इनकम के ऊपर टैक्स कितना होना चाहिए, ये लेवी का पार्ट है या कलेक्शन का, कलेक्शन का। क्योंकि मैंने इनकम में बोल दिया इनकम टैक्स तो लगेगा, अब कितना लगेगा, कौन पे करेगा, कब पे करेगा, ये सब किसका पार्ट है, कलेक्शन का। तो टैक्स लगाना इज अ पार्ट ऑफ कलेक्शन। अच्छा, टैक्स लगाते समय क्या मैं बोल सकता हूं इस पे टैक्स जीरो लगा दो, कैसे बोला जा सकता है इस पे जीरो लगा दो, यस। इसे बोलते हैं हमने उस इनकम को क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट कर दिया। तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टू टर्म्स, जरा ध्यान से सुनो। किसी चीज पर लेवी ना आना और किसी चीज पर लेवी आना बट उसकी कलेक्शन माफ कर देना आर टू डिफरेंट थिंग्स। लेवी ना आने का मतलब वो इनकम ही नहीं है, उस पर इनकम टैक्स एक्ट ही अप्लाई नहीं कर रहा। जैसे जीएसटी में अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन लेवी नहीं आ रहा था, हमने कह दिया ये जीएसटी से क्या है, बाहर है। मगर हमने वहां पे पढ़ा था हेल्थ सर्विस जीएसटी के अंदर, उस पे लेवी तो आता था बट हमने क्या कर रखा था, उसे एग्जेम्प्ट। सिमिलरली इनकम टैक्स एक्ट में भी क्या होगा, कुछ चीजों को तो मैं इनकम से ही बाहर कर दूंगा और जो चीज इनकम से बाहर होगी उस पर लेवी नहीं आया, और जो चीज लेवी में आ गई यहां पर भी बहुत सारी इनकम्स की कलेक्शन को हमने क्या कर दिया है, माफ कर दिया है। इसको हम टेक्निकली क्या बोलेंगे, हमने क्या दे दी है, एग्जेम्पशन दे दी है। तो व्हेनेवर आई से मैंने एग्जेम्पशन दे दिया, समझ जाना उस पर लेवी तो आया है मगर हमने उसे क्या कर दिया, एग्जेम्प्ट। सर ये एग्जेम्पशन कहां पर होंगी, ये एग्जेम्पशन है सेक्शन नंबर 10 में, और 10 के अंदर ध्यान देना बहुत सारे सब पार्ट्स होंगे। हर पार्ट कोई ना कोई इनकम को बारे में बात करेगा, दैट ये इनकम एग्जेम्प्ट है, ये इनकम एग्जेम्प्ट है, सब्जेक्ट टू दिस कंडीशन एग्जेम्प्ट है। सारे क्योंकि एक दूसरे से अनरिलेटेड होंगे, इसलिए मैंने कहा था 10 के अंदर सबसेक्शन नहीं होगा, क्या होगा, क्लॉज।
10 क्लॉज 1, 10 क्लॉज 2, 10 क्लॉज 3, ये क्या होती जाएंगी, एग्जाम्पशंस होंगी। सर ये हमें सारी याद करनी है? पहली बात तो सारी याद नहीं करनी, सारी याद करनी इम्पॉसिबल है क्योंकि बहुत सारे क्लॉजेज है, थोड़ी बहुत हमारे सिलेबस में है, और वो भी सारी मैं एक साथ नहीं पढ़ाऊंगा। आप अपने आईसीआई का मटेरियल देखोगे, वहां पे चैप्टर नंबर 3 है शायद, सारी एग्जाम्पशन एक साथ लिख दी है उसने। हम तो थोड़े जो एक साथ याद कर लेंगे, धीरे 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 चैप्टर वाइज हम क्या करते जाएंगे, उन्हें याद करते रहेंगे। जैसे जीएसटी के सिलेबस में जिन्होंने जीएसटी पढ़ा, हमने 90 एग्जाम्पशन 80 एग्जाम्पशन पढ़ी थी जीएसटी में, बट क्या सारी एक साथ मगअप कर ली थी? नहीं, धीरे धीरे कहानी बढ़ती गई, एग्जाम्पशन साथ साथ चलती गई। यहां पर भी क्या होगा, कहानी बढ़ती जाएगी और साथ साथ हम क्या करते जाएंगे, एग्जाम्पशन। बट सेक्शन 10 का जिक्र बार बार आएगा, सेक्शन 2 का जिक्र बार बार आएगा। 2 का इसलिए आएगा डेफिनेशंस पढ़ने के लिए, और 10 का इसलिए आएगा एग्जाम्पशंस पढ़ने के लिए। ठीक है, चलो मैंने ये बता दिया लेवी और कलेक्शन। एक बार जो लेवी वाला सेक्शन है ना, देयर हैज टू बी अ सेक्शन जो लेवी के बारे में बताए। वो जो सेक्शन किसी भी एक्ट का, किसी भी टैक्सेशन एक्ट का जो लेवी के बारे में बताता है, वो लेवी वाला सेक्शन कहलाता है चार्जिंग सेक्शन। कभी भी आप बोलो ना, सो एंड सो सेक्शन इज द चार्जिंग सेक्शन, चार्जिंग सेक्शन मतलब वो मेन सेक्शन है जो उस टैक्सेशन का लेवी बताएगा। जिन्होंने जीएसटी पढ़ लिया उनसे सवाल है, जीएसटी में लेवी वाला कौन सा सेक्शन हुआ करता था? यार बेइज्जती ना कराओ, बाकी ऐसे देख रहे हैं वो कहेंगे अच्छा ये पढ़ाया है तुमने कौन सा चार्जिंग सेक्शन था? 7 सप्लाई का था, सप्लाई की डेफिनेशन का था। चार्जिंग सेक्शन क्या था? सेक्शन 9, एंड टू बी मोर प्रिसाइज 9 सब सेक्शन 1, जो बताता था लेवी आने के लिए देयर हैज टू बी अ टैक्सेबल सप्लाई, इंट्रा या इंटर होना चाहिए, वो सामने वाला पर्सन टैक्सेबल। तो यहां पर भी एक चार्जिंग सेक्शन होगा। वहां पे 9 था, यहां देखते हैं इनकम टैक्स में कौन सा चार्जिंग सेक्शन है। आ जाओ बुक के अंदर, लेवी ऑफ इनकम टैक्स कौन सा चार्जिंग सेक्शन है? सेक्शन नंबर 4। याद रखना है, तो यहां पर सारी कहानी कहां से स्टार्ट होती है? इनकम टैक्स के सेक्शन नंबर 4। अच्छा, वहां तो मैंने पढ़ाने के लिए क्या किया था जीएसटी में, सेक्शन 9 ना बेयर रिप्रोड्यूस कर दिया था, और वहीं से हमारी कहानी बनती चली गई थी। यहां पर अगर आप इनकम टैक्स एक्ट का बेयर पढ़ोगे ना, वो ना थोड़ा अच्छा सा सेक्शन नहीं है, उसमें कुछ पुराने इनकम टैक्स लॉ का रेफरेंस भी दे रखा है, इसलिए मैंने बेयर नहीं रिप्रोड्यूस किया। उसका जो जिस्ट है सेक्शन 4 का, वो जिस्ट रिप्रोड्यूस किया। पढ़ते हैं एक बार। इनकम टैक्स एक्ट प्रोवाइड्स द इनकम टैक्स फॉर एनी असेसमेंट ईयर, वर्ड हाईलाइट करते जाओ, उन पे आगे की डिस्कशन चलती जाएगी। इनकम टैक्स फॉर एनी असेसमेंट ईयर, यानी एक चीज आपको यहां से पता लग गई, जीएसटी मंथली या क्वार्टरली पे होता था, इनकम टैक्स कैसे पे होगा? ईयरली होगा। लाइन से पता लग क्या गया ना, इनकम टैक्स फॉर एनी असेसमेंट ईयर शेल बी लेविड ऑन दी टोटल इनकम। और इनकम भी हमें कौन सी चाहिए? टोटल इनकम। सर टोटल इनकम के अलावा भी कोई इनकम होती है? पढ़ेंगे। टोटल इनकम निकालनी तो सीखनी है। इनकम टैक्स इस पे लगेगा, टोटल इनकम किसकी? मंथ की या क्वार्टर की? नहीं, असेसमेंट ईयर की, ऑफ एवरी प्रीवियस ईयर। सर ये क्या चल रहा है? सर 2 वर्ड आ गए, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस। असेसमेंट है या प्रीवियस है? करेंगे बात इसकी। एक वर्ड क्या आया? असेसमेंट ईयर। एक वर्ड क्या आया? प्रीवियस ईयर। ये 2 अलग अलग साल कहां से आ गए? करेंगे, आज नहीं बात करेंगे, कल की क्लास इसी पे आएगी। ऑफ एवरी पर्सन, होना क्या चाहिए? पर्सन। सर ये पर्सन कौन होता है? क्या हम सारे पर्सन हैं? यस। बट क्या हमारे अलावा भी लोग पर्सन हो सकते हैं? यस। तो पर्सन की डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो हाईलाइट करते जा रहे हैं, यहीं से आगे की डिस्कशन। इनकम टैक्स पढ़ने के लिए पहली चीज हमें असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर पता होना चाहिए, दूसरी चीज हमें टैक्सेबल इनकम पता होनी चाहिए, और तीसरी चीज हमें पर्सन के बारे में पता होना चाहिए। द टैक्स सो लेविड शेल बी कलेक्टेड इन द मैनर एंड एट द रेट्स इन फोर्स। मतलब कलेक्शन को हमने कहा वो बाद में देख लेंगे। लेवी लाने के लिए पर्सन होना जरूरी है, उसकी इनकम आनी जरूरी है, और उसकी इनकम मंथली या क्वार्टरली नहीं, हम किसकी देखते हैं? पूरे ईयर की। और 2 ईयर का रेफरेंस है, असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले वर्ड देखते हैं इनकम। अब आगे की कहानी हमारी कहां से बढ़ेगी? अगर हम इनकम के बारे में जानेंगे। अच्छा ये वर्ड क्या लगता है? इनकम वर्ड डिफाइंड होगा कहीं पर भी इनकम टैक्स एक्ट में, या डिफाइन ही नहीं होगा? डिफाइन तो होगा। अच्छा एक्साइज एक्ट में मैन्युफैक्चर वर्ड डिफाइंड था? होगा। आपने पढ़ा नहीं बट आप इमेजिन कर सकते हो। वैट के अंदर सेल वर्ड डिफाइंड होता होगा? होगा। जीएसटी के अंदर सप्लाई डिफाइंड है या नहीं? अभी इन्होंने बोला सेक्शन 7, ये भी गलत नहीं था सेक्शन, क्योंकि 9 ने बोल दिया सप्लाई पे जीएसटी लगेगा। सारी सप्लाई की डेफिनेशन कहां थी? 7 में थी। तो 7 भी सही था, 7 चार्जिंग सेक्शन है, क्योंकि जब तक कोई चीज सप्लाई नहीं बनेगी जीएसटी नहीं बनेगा। सिमिलरली क्या इनकम का भी एक सेक्शन बनाना चाहिए? यस। हमने इनकम का पूरा सेक्शन नहीं बनाया, इनकम की डेफिनेशन सेक्शन 2 में डाल दी। इनकम की डेफिनेशन कहां पे डाल दी? सेक्शन 2 में। अब कुछ बच्चों को फीलिंग आने लगी, इसका मतलब अब इनकम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, आधा सिलेबस तो आज ही हो जाएगा। इनकम की डेफिनेशन पढ़ ली, बात खत्म। इनकम की डेफिनेशन में 25 से 30 क्लॉजेज हैं।
चलती जा रही है, चलती जा रही है, चलती जा रही है। वो हम एक ही बारी में नहीं पढ़ सकते, ना उसे रट सकते, वो धीरे 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 ऑटोमेटिकली कवर हो जाएंगे। बट मेन चीज जो मैं आज बताना चाहता हूं वो ये बताना चाहता हूं, इनकम की डेफिनेशन में सेक्शन 2 में ये नहीं लिखा इनकम मीन्स, ये लिखा है इनकम इंक्लूड्स। जरा मुझे जल्दी से बताओ, कोई भी वर्ड अगर डिफाइन कर रहे हो, सो एंड सो वर्ड मीन्स या सो या वर्ड इंक्लूड्स, इसमें क्या फर्क पड़ जाता है? कभी ध्यान दिया इस पे? अच्छा, कंसीडरेशन की डेफिनेशन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पड़ी होगी, क्या थी? कंसीडरेशन मींस थी इंक्लूड्स थी? ध्यान ही नहीं दिया सर हमने। मींस थी इंक्लूड्स, मुझे भी याद नहीं, मैं तो मजे ले रहा हूं ऐसे, मेरे को क्या पता। मतलब मींस थी। अगर कहीं भी किसी भी एक्ट में डेफिनेशन देखो, हमेशा ये चेक करो वो डेफिनेशन मींस बोल रही है या इंक्लूड्स, क्योंकि इससे बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा। तुम्हें आधा लॉ तो मैं ही पढ़ा दूंगा साथ साथ ही, जब तक तुम्हारा कंपनी लॉ शुरू हो गया। इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूज नाम का एक चैप्टर होगा आपका, जो साहिल सर लास्ट में कराते हैं, ताकि वो एग्जाम्पल दे सकें, देखो वहां पर हमने अगर था। जब तक वो पढ़ाएंगे उससे पहले तो मैं ही पढ़ा दूंगा तुम्हें सारा का सारा, तो वो फीस में एडजस्टमेंट कर लूंगा, वो टेंशन मैं ले लूंगा लास्ट में। तो मीन्स वर्ड क्या होता है? मीन्स वाली जो डेफिनेशंस होती हैं उन्हें बोलते हैं एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, और इंक्लूड्स वाली डेफिनेशन होती हैं इंक्लूसिव डेफिनेशंस। अब दोनों में फर्क क्या है? अगर हमने कोई भी वर्ड मीन्स में बोल दिया, जैसे मैंने जीएसटी में पढ़ाया था गुड्स वर्ड्स, गुड्स मीन्स, मीन्स वाली डेफिनेशन समझ जाना। अब जो चीज डेफिनेशन में है, यदि आप उसी को सेटिस्फाई करोगे तभी आप गुड्स बनोगे। अगर कोई चीज डेफिनेशन में नहीं लिखी, जनरल मीनिंग के हिसाब से आपको लग रहा है यार वो चीज भी तो गुड्स होनी चाहिए, वो आप जनरल मीनिंग नहीं लगा सकते। अगर एक वर्ड को मैंने मीन्स में डिफाइन कर दिया, तो मैंने उसका एक नैरो स्कोप डिफाइन कर दिया। इफ यू सेटिस्फाई द कंडीशन गिवन इन दैट डेफिनेशन, यू आर इन दैट डेफिनेशन, अदरवाइज यू आर नॉट इन द डेफिनेशन। बट इंक्लूड्स की बात देखो, अगर मैं बोल दूं गुड्स इंक्लूड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा? जो जनरल मीनिंग में मतलब जनरल क्लॉजेज एक्ट में, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, या अलग अलग एक्ट में जो गुड्स का मतलब है वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ साथ मैं कुछ और चीजें बता रहा हूं, इनको भी गुड्स मानना, मतलब जनरल मीनिंग विल प्रिवेल, आई एम टेलिंग दीज थिंग्स विल ऑल्सो बी गुड्स। तो मुझे बताओ वाइड स्कोप किसका है, एग्जॉस्टिव का या इंक्लूसिव का? इंक्लूसिव का, क्योंकि इंक्लूसिव डेफिनेशन उसको, उसके दायरे को बंद नहीं कर रही। वो ये नहीं कह रही कि अगर मैंने गुड्स के नीचे 5 पॉइंट्स लिख दिए, यही पांचों चीजें गुड्स होंगी। ये 5 चीजें तो गुड्स होंगी। अपार्ट फ्रॉम दीज 5 चीजें, गुड्स का जनरल मीनिंग भी चलेगा। और अगर मैंने बोल दूंगा गुड्स मींस, तो मैंने जो 5 चीजें बोल दी सिर्फ वही क्या रहेंगी? गुड्स। अच्छा, डिस्प्यूट किस पे ज्यादा आते होंगे, एग्जॉस्टिव पर या इंक्लूसिव पर? इंक्लूसिव पर, क्योंकि इंक्लूसिव में आपने उसको, उस डेफिनेशन को ओपन एंडेड छोड़ दिया, उसे बंद नहीं किया। जबकि एग्जॉस्टिव डेफिनेशन में आपने एग्जॉस्ट कर दिया, बोले तो उसमें क्या किया हमने? बता दिया यही चीजें ही हैं, नहीं तो नहीं होएगी। तो डिस्प्यूट की पर्सपेक्टिव से तो एग्जॉस्टिव डेफिनेशन ज्यादा अच्छी है, इंक्लूसिव अच्छी नहीं है। बट मुझे बताओ, जब भी किसी एक्ट में, गेस करना है आपने, जब भी किसी एक्ट में टैक्सेबल इवेंट वाली चीज की डेफिनेशन लिखते होंगे, जैसे कि जीएसटी में सप्लाई की डेफिनेशन सेक्शन 7 में, मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन एक्साइज में, या इनकम की डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 2 में, लॉ मेकर्स क्या प्रेफर करते होंगे, इंक्लूसिव देना या एग्जॉस्टिव देना? इंक्लूसिव या एग्जॉस्टिव? एग्जॉस्टिव अगर लिख दोगे ना, आपका भला हो जाएगा, लॉ मेकर्स का भला नहीं होगा। क्योंकि हर थोड़े दिन बाद कोई नई तरह की इनकम आएगी जो उस डेफिनेशन में लिखी नहीं होएगी। जब तक लिखी ही नहीं होएगी, वो पर्सन कहेगा ये इनकम नहीं है, लेवी नहीं आया तो जयराम जी की, फिर काम खत्म। उसके बाद तो आगे चल ही नहीं सकते। अगर इंक्लूसिव हो जाएगा तो हम कहेंगे बेशक हमने नहीं लिखी, बट जनरल इंटरप्रिटेशन में अगर ये इनकम है तो हम इसको क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे। तो एक चीज याद रखना, सेक्शन 2 की डेफिनेशन तो अभी नहीं पढ़ा रहा मैं आपको, वो पढ़ाऊंगा भी नहीं, वो धीरे धीरे जब सिलेबस खत्म होगा, लास्ट में आप एक बार अगर देखोगे सारे पॉइंट्स कहीं ना कहीं कवर होंगे। डेफिनेशन नहीं पढ़ रहे, बट मैं आपको ये बता रहा हूं पहले चैप्टर में, दैट जो हमारा टैक्सेबल इवेंट है इनकम, उसकी डेफिनेशन क्या है? इंक्लूसिव। अच्छा, जीएसटी में सप्लाई की डेफिनेशन इंक्लूसिव थी या एग्जॉस्टिव थी? इंक्लूसिव। जीएसटी में अगर आपने अभी नहीं भी पढ़ा बाकियों ने, जीएसटी में जब जाओगे सेक्शन 7 में सप्लाई की डेफिनेशन होगी, वो भी क्या होगी? सप्लाई इंक्लूड्स। ये जानबूझ के रखते हैं इस डेफिनेशन। एक्साइज में मैन्युफैक्चर की डेफिनेशन मींस नहीं थी, क्या थी? इंक्लूड्स। वैट में सेल की डेफिनेशन मींस नहीं थी, क्या थी? इंक्लूड्स। अच्छा सर, इंक्लूड्स मतलब आपने इतनी सारी कहानी के बाद इनकम की डेफिनेशन बताई नहीं, सिर्फ टाइम पास करके छोड़ दिया, इंक्लूड। अब अगली चीज सर, इनकम इंक्लूड्स, हम अपने आप सोचते रहे इनकम में क्या होगा। अब यहां पर ना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम एक जनरल रूल बन गया है। अगर मैं इनकम की जनरल डेफिनेशन ले रहा हूं, कोई भी रिसीप्ट आती है हमें, रिसीप्ट और इनकम में फर्क समझते हो?
रिसीप्ट ऑफ इनकम में फर्क पर समझते हो? जो पैसा आ रहा है वो रेवेन्यू हो या कैपिटल रिसीट हो, उसको इनकम बनाने के लिए इन जनरल हम क्या बोलते हैं? रिसीप्ट्स दो तरह की होती हैं, रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स। रेवेन्यू रिसीट्स का जनरल रूल जो ओवर टाइम अलग अलग जजमेंट्स में निकल के आया है, रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज इनकम। रेवेन्यू रिसीट्स हमेशा इनकम होती हैं, और अगर वो रेवेन्यू रिसीट्स इनकम होती हैं तो मैं लेवी के पर्सपेक्टिव से बोल सकता हूं दे आर ऑलवेज टैक्सेबल, क्योंकि हमने इनकम को डिफाइन पे लेवी लगा दिया। दे आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस एग्जेम्प्ट। अनलेस एग्जेम्प्ट, जब तक हम सेक्शन 10 में उसे लिख के एग्जेम्प्ट नहीं कर रहे, यदि कोई भी रिसीप्ट रेवेन्यू नेचर की है वो बाय डिफॉल्ट क्या बन जाएगी? इनकम बन जाएगी। और सेक्शन 4 की वजह से जब हम लेवी लगा रहे थे, हमने इनकम पे लेवी लगाया, इनकम पे लेवी लगा तो उस रेवेन्यू रिसीट पे लेवी लग गया। सो टैक्स इज पेबल ऑन एवरी रेवेन्यू रिसीट, एवरी रेवेन्यू रिसीट दैट यू कैन पॉसिबली इमेजिन। आज भी और फ्यूचर में जो नए नए सोर्सेज ऑफ इनकम आएंगे वो भी, वो सारी रेवेन्यू रिसीट्स हैं अनलेस दे आर स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। और एग्जेम्प्ट कौन करेगा? एग्जेम्प्ट करने के लिए आएगा सेक्शन नंबर 10, फंडामेंटल रूल, रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। अच्छा, जनरल भाषा में कैपिटल रिसीट्स को इनकम मानते हो या नहीं मानते? क्या कैपिटल रिसीट्स को इनकम माना जाता है? इन जनरल बोलना है अभी। इन जनरल कैपिटल रिसीट्स दे आर नॉट कवर्ड इन इनकम, उन्हें इन जनरल इनकम नहीं माना जाता। और अगर उनको इनकम नहीं माना जाता तो दे आर जनरली नॉट टैक्सेबल। बट मुझे एक बात बताओ, क्या इनकम टैक्स एक्ट कुछ ऐसी कैपिटल रिसीट्स को, कोई ऐसी रिसीट जो है तो कैपिटल नेचर की, बट इनकम टैक्स एक्ट उस पर टैक्स लगाना चाहता है, तो क्या वो स्पेसिफिकली लिख के उसको टैक्स लगा सकता है? यस। और इनकम की डेफिनेशन में जो पॉइंटर्स होंगे, आप इमेजिन कर सकते हो, वो वाले पॉइंटर्स होंगे जो हमें पता है इनकम है। जैसे मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूं, आप सबको पता है जो मैं कोचिंग से कमा रहा हूं वो रेवेन्यू नेचर की इनकम है। क्या ये मेरे उस इनकम के डेफिनेशन में लिखा होगा, या वो उस डेफिनेशन को कैपिटल रिसीट्स लिखने के लिए यूज करेंगे? मेनली कैपिटल रिसीट्स, क्योंकि कैपिटल रिसीट्स इन जनरल एज पर जनरल मीनिंग ऑफ इनकम, इनकम नहीं होती। मगर इनकम टैक्स एक्ट ने उस कैपिटल रिसीट के ऊपर लेटर सपोज टैक्स लगाना है, तो वो क्या करेगा? वो इनकम की डेफिनेशन में जाके लिख देगा इनकम इंक्लूड्स सो एंड सो कैपिटल। तो कैपिटल रिसीट का हमारा जनरल रूल क्या बना? कैपिटल रिसीट्स आर नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली मेड टैक्सेबल। अनलेस स्पेसिफिकली मेड टैक्सेबल। स्पेसिफिकली मेड टैक्सेबल का मतलब क्या हुआ? जब तक मैं इनकम टैक्स एक्ट में लिख के ना बोल दूं ये कैपिटल रिसीट टैक्सेबल है, बाय डिफॉल्ट अगर कोई कैपिटल रिसीट है वो क्या हो जाएगी? नॉन टैक्सेबल। ये मत बोलना एग्जेम्प्ट हो जाएगी। नॉन टैक्सेबल और एग्जेम्प्ट वर्ड में फर्क है, जो थोड़ी देर पहले बताया था मैंने। नॉन टैक्सेबल का मतलब उस पर लेवी ही नहीं आएगा। सर ये चीज समझ नहीं आई, थोड़ा एग्जाम्पल देके समझाओ। चलिए एग्जाम्पल लेते हैं। रेवेन्यू रिसीट्स मैंने कहा वो इनकम के डेफिनेशन में ना भी लिखे हो, बाय डिफॉल्ट वो क्या बनती है? इनकम बनती है। मैं एग्जाम्पल देता हूं। मैंने कोचिंग से जो कमाया, आपने कहा वो क्या बना? इनकम बना। अच्छा, मेरा ओवर आज से कुछ साल पहले यूट्यूब का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। ये यूट्यूब अब धीरे धीरे बना आया। यूट्यूब पे कोई भी पर्सन अपनी वीडियो अपलोड कर सकता है। अब आपको पता है हमारा चैनल है, उसके ऊपर मैं वीडियो अपलोड करता हूं। कुछ वीडियोस के आगे आप देखते हो वहां पर एड्स भी आती हैं। अब एड्स आती हैं, आपको पता है अगर मेरी वीडियो के आगे एड आती हैं तो पीछे से गूगल क्या करता होगा? मुझे पेमेंट करता होगा। तो थोड़ी बहुत यूट्यूब से भी इनकम आती है, थोड़ी बहुत ही आती है। अगर आपको ऐसा लगता है यूट्यूब से कोई लाखों कमाता हूं मैं, कुछ नहीं, महीने के 5-7 हज़ार रुपये आ जाते हैं, दैट्स इट। ये कोई यूट्यूब में ज़्यादा नहीं होता। यूट्यूब में मोनेटाइजेशन के अलग तरीके होते हैं, वो तरीके मैं फॉलो नहीं करता, बिकॉज आई एम नॉट अ यूट्यूबर एट द एंड ऑफ द डे। तो 5-7 हज़ार रुपये की इनकम आती है, वो भी इसलिए आती है और यूट्यूब के जो खर्चे होते हैं मेंटेन करने के, वो वहीं से निकल जाते हैं। इसलिए मैं अपनी कुछ वीडियोस को मोनेटाइज कर देता हूं, जिसमें कोई बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देनी हो मुझे स्टूडेंट्स के लिए, उसमें मैं मोनेटाइजेशन ऑफ कर देता हूं, ताकि कोई ऐड की वजह से वो इन्फॉर्मेशन मिस ना कर दे। तो मुझे 5-7 हज़ार रुपये महीने के यहाँ से आने लग गए। कुछ महीनों में 10 हज़ार आ जाते हैं, ऐसे यहाँ से आने लग गए। अब मुझे बताओ, ये आज से पहले 1961 में जब इनकम की डेफिनेशन बनी होगी, क्या किसी ने इमेजिन कर लिया होगा एक दिन यूट्यूब आएगा, वहां से इनकम आएगी? नहीं किया होगा। तो क्या इसका यूट्यूब से इनकम जो होगी, क्या वो सेक्शन 2 में लिखी मिलेगी आपको? नहीं। बट मुझे बताओ, क्या यूट्यूब से आने वाली इनकम भी इनकम टैक्स पर्पज के लिए टैक्सेबल है या नहीं है? क्योंकि वो क्या है? रेवेन्यू नेचर की है। मेरे को हर मंथ आ रही है, हर क्वार्टर आ जाती है। कई बार उनका रूल होता है, आप फिक्स कर लो कि मैंने फिक्स कर रखा है जब $100 की इनकम हो जाएगी, $100 एक साथ भेज देता है वो मुझे,
डॉलर के टर्म्स में वो कन्वर्ट होकर आती है ना, तो मैंने उसको एक पीरियोडिसिटी डिफाइन कर रखी है। जैसी एडवर्टीजमेंट रेवेन्यू $100 हो जाती है, वो $100 के इक्विवेलेंट मुझे रुपीस ट्रांसफर कर देता है। तो यहां पर वो रेवेन्यू नेचर की मुझे आ रही है, तो बाय डिफॉल्ट यूट्यूब की इनकम क्या हो गई? टैक्सेबल। काफी सारे लोग हैं जो फुल टाइम कमाते यूट्यूब और टिकटॉक से हैं। टिकटॉक तो बैन हो गया, टिकटॉक के वो इतने सारे वो छोटे छोटे भाई बंधु आ गए ना अलग अलग। इंस्टाग्राम ने रील्स शुरू कर दिया, आधे जो बेरोजगार थे टिकटॉक वाले वो इंस्टाग्राम पे चले गए, और बाकी बेरोजगारों के लिए अलग अलग ऐप आ गई। तो अब बेसिकली वो टिकटॉक और वो क्या कहते हैं यूट्यूब, वो सारी चीजें पहले इमेजिन नहीं कर पाए थे हम, तो अब मगर वो आ रही हैं रेवेन्यू इनकम, क्या वो टैक्सेबल हो जाएंगी? यस, वो टैक्सेबल हो जाएंगी। अच्छा, और एग्जांपल लेते हैं। हर पर्सन ने अलग अलग हमारे देश में जुगाड़ कर रखा है कुछ ना कोई इनकम कमाने के लिए। अब मान लो आप में से काफी सारे लोग हैं जो बाहर से आए होंगे, दिल्ली के बाहर से आए होंगे। जो बच्चा बाहर से आता है इन दिनों, इसी सीजन के अंदर आता है, इन दिनों आता है, या फिर जब 12th क्लास क्लियर करके फाउंडेशन के लिए आता है, तो बच्चा आया, बच्चे को पता नहीं दिल्ली के बारे में। अब होता क्या, आप लोग ना ऐसे बाहर निकल पड़ते हो किसी भी दुकान से, अब आगे जाओगे, जूस की दुकान है या कोई और दुकान है, किसी भी दुकान पे खड़े होकर पूछते हो भैया यहाँ कोई पीजी है? नेचुरल टेंडेंसी। और वो भैया क्या करता है, कहता हाँ हाँ पीजी है, आओ मैं आपको दिखाता हूँ, आपको लेके जाता है, बात कराता है। आपको लगता है दिल्ली के लोग कितने अच्छे हैं, अरे यार हमारे शहर में तो ऐसा होता नहीं था, यहाँ तो मैंने उससे सिर्फ पूछा पीजी, उसने कहा मैं पीजी लेके जाऊं। अब थोड़ा आपको पता होगा, अगर वो आपको ले जाकर किसी पीजी के अंदर स्पेशल दिखा रहा है, कर रहा है, उसकी सेटिंग होगी पीजी के साथ। वो कहेगा मैं तेरे लिए कस्टमर लेके आऊंगा, बट जो पीजी का रेंट होगा पहले महीने का, उसका 15 दिन का या कुछ कैसे से कर करके दे दियो। हमारा कोई सेटिंग नहीं है, पता चले हमने जो तुम्हें भी देना है, हमारी कोई सेटिंग नहीं है। हम तो जो बच्चा बोलता है हम उसको रेफर कर देते हैं कि हाँ वो पीजी जान पहचान का है, इसलिए वहां पर हमें पता है। अदरवाइज बहुत सारे लोग यहाँ चलते फिरते आपको ऐसे मिलेंगे जिनके जुगाड़ है, जो कहेंगे आओ हम आपको कर देते हैं। अच्छा, एक पर्सन ने वो बेचता तो जूस है, जूस की इनकम रेवेन्यू इनकम देयर इज नो डाउट, बट ये सारी चीजें ऐसे टाइम पास करते करते थोड़ा बहुत कमा लेता है, क्या वो इनकम टैक्सेबल इनकम है या नहीं है? ये चीज लॉ मेकर्स ने इमेजिन करी होगी और सेक्शन 2 में लिखी होगी, नहीं लिखने की जरूरत नहीं है। हमने बोल दिया इनकम इंक्लूड्स, तो कोई चीज इन जनरल आपको रेवेन्यू नेचर की लग रही है, बाय डिफॉल्ट क्या कर दोगे, उसे इनकम में जोड़ दोगे। अब मैं अगला एग्जांपल देता हूं, सुनो। मेरे को किसी ने, एक पर्सन ने मेरे पास आया, मान लो क्लास खत्म होने के बाद किसी पर्सन ने बोला तुम संचित ग्रोवर हो? मैंने कहा हाँ। तुम्हारे बड़े चर्चे चल रहे हैं आजकल। मैंने कहा क्यों? कह रहा तुम ना यहाँ लक्ष्मी नगर से निकल लो, तुम यहाँ टैक्स मत पढ़ाओ। मैंने कहा ये क्या गुंडागर्दी है भाई, मैं तो पढ़ाऊंगा टैक्स, डेमोक्रेसी है, मैं पढ़ाऊंगा। वो कह रहा देख लो मैं देख लूंगा। मैंने कहा मैं डरता नहीं हूँ, हरियाणा से हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तेरे पास सोर्सेज हैं तो दिल्ली पुलिस में आधे से ज्यादा लोग हरियाणा के ही हैं। मैंने कहा हमारे भी बहुत भाई बंधु बैठे हैं यहाँ पर, जा कर ले। वो कह रहे चलो कुछ नहीं होता, आराम से बात करते हैं, ये पकड़ 5 करोड़ रुपए और लक्ष्मी नगर में दिख मत जाइयो। इसे बोलते हैं नॉन कम्पीट फीस। आई रिसीव्ड 5 करोड़ रुपीज एंड मैंने कहा ठीक है, हम अपना बोरी बिस्तरा बांधते हैं, लक्ष्मी नगर नहीं गई और खोल चले जाएंगे, ऑनलाइन चले जाएंगे हम। मैंने 5 करोड़ रुपए लिए और बदले में उसको क्या दिया? बदले में दिया उसको एक वादा, बाइंडिंग वादा, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किया मैंने उसके साथ। वादे में मैंने क्या बोला? मैं नहीं पढ़ाऊंगा। क्या लग रहा है यहां पर इस पर्टिकुलर केस में? कोई कह रहा है कैश रिबेट्स की बात बाद में आएगी, अभी मैं पढ़ा नहीं रहा, अभी मैं एक एक इनकम की बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल रहा हूं। तो मैंने एक वादा दे दिया, अब आपको क्या लग रहा है इस वादे के बदले में जो 5 करोड़ रुपए आए हैं, सिर्फ सोचो ये कैपिटल है या रेवेन्यू रिसीट? आपके हिसाब से कैपिटल रिसीट। क्यों? क्योंकि मैंने अपने एक सोर्स ऑफ इनकम को परमानेंटली गिव अप कर दिया। और अगर आप परमानेंटली किसी सोर्स ऑफ गिव अप को करके एक लमसम कंसिडरेशन ले रहे हो, इसका बाय डिफॉल्ट नेचर क्या है? कैपिटल। अच्छा, मुझे 5 करोड़ रुपए मिले, अब मुझे बताओ क्या ये 5 करोड़ रुपए मेरे हाथ में टैक्सेबल होंगे या नहीं होंगे? क्या ये 5 करोड़ रुपए मेरे हाथ में टैक्सेबल होंगे? ये कैपिटल रिसीट है, अनलेस एंड अनटिल ये 5 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं इनकम टैक्स में हम लिख के टैक्सेबल करें। अगर 1 मिनट के लिए मैं एज्यूम करूं पूरे इनकम टैक्स एक्ट में कहीं नहीं लिखा ये 5 करोड़ रुपए टैक्सेबल हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या बन जाएंगे? नॉट टैक्सेबल, क्योंकि ये कौन से नेचर के हैं? कैपिटल। बट आगे जाकर हम पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 28 नाम का एक सेक्शन आएगा, वो लिख के बोलेगा अगर आप किसी से नॉन कंपीट फीस लेते हो तो वो जो आपने अमाउंट लिया है उसको हम टैक्सेबल कर रहे हैं। अब अगर किसी ने लिख के बोल दिया तो क्या अब ये टैक्सेबल हो गया या नहीं हो जाएगा? यस, ये टैक्सेबल हो जाएगा। अब किसी ने मुझसे यहां पर पूछा है रिबेट के बारे में। रिबेट वर्ड की जगह मैं बोल देता हूं सब्सिडी। इसका भी एग्जांपल ले लेते हैं। चलो, सब्सिडी 2 तरह की होती है जो सरकार से मिलती है। एक मिलती है हमारी एलपीजी की सब्सिडी टाइप, हर महीने हर सिलेंडर पे जब खरीद रहे हैं तो सिलेंडर महंगा खरीद रहे हैं मगर पीछे से क्या आ रही है? सब्सिडी। वो रेवेन्यू रिसीट है, क्या मुझे बताने की जरूरत है वो टैक्सेबल है या नहीं? वो टैक्सेबल है, अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्ट। रेवेन्यू नेचर की सब्सिडी क्या हो जाएगी? इनकम में कवर्ड होएगी। बट कुछ लोगों को, खासकर बिजनेसमैन को, फैक्ट्री लगाने के लिए कई बार ग्रांट्स मिल जाते हैं बड़े बड़े।
सुना होगा आपने, जैसे हम आजकल टेस्ला के पीछे पड़े हुए हैं, प्लीज टेस्ला आकर यहाँ पर थोड़ी सी फैक्ट्री लगा लो। कर्नाटका लड़ रहा है, यूपी कह रहा है यहाँ आ जाओ, कर्नाटका कह रहा है यहाँ आ रहा है, गुजरात को यहाँ आ जाओ, हम कह रहे हैं। अच्छा जब टेस्ला वाला आएगा, कौन है टेस्ला का मालिक? सबको पता है, सबसे अमीर बंदे का सबके बारे में सबको पता होता है, एलॉन मस्क। उससे पहले कौन था? जेफ। उससे पहले कौन था? बिल गेट्स। सबके नाम पता है हमें। चलो अच्छा, एलॉन मस्क को हम अब किसी तरह से कह रहे हैं इंडिया में आकर टेस्ला के अंदर इन्वेस्ट कर, और हर स्टेट उसको रिझाने के लिए, उसको अपनी स्टेट में लाने के लिए क्या कहती होगी? ये कहती होगी तुम हमारे यहाँ के फैक्ट्री लगाओ, हमारे यहाँ के फैक्ट्री लगाओगे, हम तुम्हें इतने का ग्रांट देंगे, इतने की सब्सिडी देंगे, यानी तुम्हारी अगर टोटल सेटअप कॉस्ट 100 करोड़ रुपीस आ रही है, 5 करोड़ हमसे ले लेना। तुम्हारी प्लांट एंड मशीनरी 100 करोड़ की है, 5 करोड़ हमसे ले लेना। इस तरह से अलग अलग स्कीम्स होती हैं हर स्टेट्स की। अच्छा अब टेस्ला ने, लेट अस सपोज कर्नाटका में आजकल उसकी बात चल रही है, सुनने में आ रहा है कि कर्नाटका में वो सेटअप करेगा। कर्नाटका में उसने फैक्ट्री लगाई, 100 करोड़ रुपए स्पेंड करे, और 5 करोड़ रुपए उसको कर्नाटका गवर्नमेंट से मिल गए, लमसम मिल बेसिस पर। ये कैपिटल नेचर के हैं या रेवेन्यू नेचर के हैं? कैपिटल नेचर। क्या ये 5 करोड़ रुपए टेस्ला के हाथ में टैक्सेबल होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि ये इनकम नहीं है, इस पे लेवी नहीं आएगा। बट अगर कोई ऐसा सेक्शन हो, अभी हमने पढ़ा नहीं, क्या अगर कोई ऐसा सेक्शन हो सकता है जो इसको स्पेसिफिकली लिख के बोल दे कि हम इसको टैक्सेबल कर रहे हैं? अगर ऐसा हो गया तो मैंने क्या बोला, दे आर नॉट टैक्सेबल अनलेस स्पेसिफिकली मेड टैक्स। सर क्या बात कर रहे हो, ये हम कैपिटल एसेट को इनकम बोल सकते हैं? लॉ कुछ भी कर सकता है। एक और एग्जांपल देता हूं। अब मैंने इतने आपको एग्जांपल दिए, इसका आंसर आपसे आना चाहिए। आपने मुझे लोन दिया 5 लाख का, मैंने कहा यार लोन दे दो, थोड़ा पैसे की जरूरत है, आपने 5 लाख का लोन दिया, क्या वो 5 लाख का लोन मेरे हाथ में इनकम है या नहीं है? 5 लाख का लोन मेरे हाथ में इनकम है या नहीं? पहली बात तो आप इसलिए कह रहे हो नहीं है क्योंकि मैंने वापस देना है, आपको इसलिए लग रहा है इनकम नहीं है यार, ये तो वापस देना है। बट दूसरा, मान लो वापस नहीं देना मैंने एक बार के लिए, तो भी जो लोन का नेचर होता है वो बाय डिफॉल्ट क्या होता है? कैपिटल नेचर का। तो लोन मेरी इनकम में जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा, क्योंकि उसका नेचर क्या है? कैपिटल नेचर का। ठीक है जी। अच्छा अब क्या कोई ऐसा सेक्शन हो सकता है इनकम टैक्स का जो ये बोलते लोन को भी इनकम मानेंगे? अब बोलोगे सर आप बड़ी अजीब सी बात बोल रहे हो, लोन को कौन इनकम मानता है? लोन तो वापस करना होता है। आज से कुछ क्लासेस बाद जो आपका मॉड्यूल 1 का आखिरी चैप्टर होगा, उसके अंदर हम पढ़ेंगे कई केसेस में लोन को भी इनकम टैक्स एक्ट ने क्या बोल रखा है? इनकम। वहां कंडीशंस हैं, अगर आप किसी कंपनी के अंदर शेयर होल्डर हो, आपके पास उस कंपनी से 10% से ज्यादा शेयर होल्डिंग है, और वो कंपनी से आप लोन लेते हो, तो वो लोन भी क्या बन जाएगा? आपके हाथ में इनकम। वो बाद में पढ़ेंगे, बट मैं आपको सिर्फ दिमाग में डालना चाहता हूं दैट लोन को इनकम बनाना पड़ेगा लिख के, अदरवाइज लोन बाय डिफॉल्ट इनकम नहीं बनेगा। अच्छा सर, ये जब हम किसी चीज को लिख के कुछ करवाने की कोशिश करते हैं ना, ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं डीमिंग फिक्शन। ऐसे कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? डीमिंग फिक्शन। ये मैंने जीएसटी में तो डिटेल में समझाए थे और इसके एग्जांपल भी लिए थे। इनकम टैक्स में मैं इस वर्ड को इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। जब भी कोई लॉ किसी चीज को करने के लिए बोलता है, मानने के लिए बोलता है, एज्यूम करने के लिए बोलता है, उसे क्या बोलते हैं? डीमिंग फिक्शन। आई होप मैं एग्जाम्पल आपके फाउंडेशन से लेता हूं। फाउंडेशन में कंपनीज एक्ट आता था ना, उसमें प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पढ़ ली थी आपने? फाउंडेशन में थी, फाउंडेशन में या इंटर में आएगी वो? अच्छा, प्राइवेट कंपनी की जहां तक मुझे डेफिनेशन है, मैंने तो 2013 वाला 1956 वाला कंपनीज एक्ट पढ़ा है। 2013 उस समय आया नहीं था जब मैं सीए बना था, हल्के से सेक्शन आए थे, तो मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट कौन सा सेक्शन नंबर है, बट आई एज्यूम प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन मोरलेस सेम है। वहां पर एक क्लॉज होगा, एनी कंपनी who is a subsidiary of a public company shall be deemed to be a public company even if it is registered as a private company। ये क्या था? डीमिंग फिक्शन। मैं एक पब्लिक कंपनी को, मैं एक प्राइवेट कंपनी को पब्लिक कंपनी मान रहा हूं जस्ट बिकॉज वो किसी और पब्लिक कंपनी की क्या है? सब्सिडरी। ये डीमिंग फिक्शन का एग्जांपल है। ऐसी इनकम टैक्स एक्ट ने डीमिंग फिक्शन क्रिएट करके क्या बोल दिया? हम लोन को क्या मानेंगे? इनकम मानेंगे। हम नॉन कंपीट फीस को, जो कि असली में इनकम है नहीं मगर मैं कह रहा हूं, तो क्या बन जाएगा? उस इनकम। तो लॉ डीमिंग फिक्शन क्रिएट करके कुछ ऐसी चीजें, उनको भी इनकम हो सकता है। यानी सिंपल भाषा में बोलूं, अगर आपके सामने घोड़ा खड़ा है, लॉ कह सकता है आज से इसे गधा मानो, और लॉ ने कह दिया हम कहेंगे गधा है। सीधी सी बात है। लॉ ने अगर डीमिंग फिक्शन क्रिएट कर दी तो लॉ की सुननी पड़ेगी, बिकॉज फिर उसकी जनरल इंटरप्रिटेशन नहीं चलेगी। जनरल इंटरप्रिटेशन चलती है तो आप बोलते हैं ये तो प्राइवेट कंपनी है, इसे पब्लिक कैसे मान लूं? लॉ ने बोल दिया पब्लिक मान लूं, तो अब डीमिंग फिक्शन चलेगी। बात समझ में आ रही है? तो मैंने यहां पर आपको 2 चीजें बता दी, डीमिंग फिक्शन के बारे में भी बता दिया और एग्जॉस्टिव और इंक्लूसिव डेफिनेशन के बारे में बता दिया। अब आपको इतना तो समझ में आ गया होगा, सारी कहानी हो गई रेवेन्यू रिसीट क्या है और कैपिटल रिसीट क्या है।
अब अगली चीज, क्या रेवेन्यू रिसीप्ट क्या है और कैपिटल रिसीप्ट क्या है, ये कहीं ना कहीं डिफाइंड होगा हमारे इनकम टैक्स एक्ट में। आपको लग रहा है सर इतनी इंपॉर्टेंट चीजें डिफाइन होनी चाहिए, मजे की बात है ये दोनों वर्ड एग्जिस्ट ही नहीं करते इनकम टैक्स एक्ट में। ये तो केस जजमेंट्स ने ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम सेटल किया है दैट कोई भी रिसिप्ट रेवेन्यू नेचर की हो वो बाय डिफॉल्ट इनकम बनती है, इवन इफ इट इज नॉट मेंशन्ड इन द डेफिनेशन ऑफ इनकम। ऑन दी अदर हैंड अगर कोई चीज कैपिटल नेचर की हो तो उसको लिखना पड़ता है। अब बट रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है ये एक्ट में नहीं लिखा, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम 1960 में लॉ आया था, हम 2011 में बैठे हैं, 50 साल में अलग अलग जजमेंट से सेटल हुए हैं कुछ प्रिंसिपल्स। What are those principles which need to be taken care to determine कोई इनकम रेवेन्यू है या फिर क्या है कैपिटल। सर वो प्रिंसिपल्स हमें पढ़ाने हैं, पहले आईसीआई के स्टडी मटेरियल में वो प्रिंसिपल्स होते नहीं थे। अब आईसीआई ने आपके चैप्टर नंबर 1 में 3-4 चीजों का जिक्र किया है चैप्टर नंबर 1 में ही, टू टेल यू हाउ डू यू डिटर्मिन कोई रिसिप्ट रेवेन्यू है या कोई रिसिप्ट कैपिटल है। अब मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर आपको वो प्रिंसिपल बताने लग गया जो ओवर टाइम जजमेंट्स में सेटल हुए हैं तो आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमारे पास एग्जांपल्स नहीं है अभी हमारे पास एग्जांपल नहीं है, वो धीरे धीरे आएंगे जब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो मैं अभी एट दिस जंक्चर ये नहीं बता रहा रेवेन्यू रिसीट क्या होती है और कैपिटल क्या होती है, वो हम धीरे धीरे सीखेंगे। बट मैंने आपके दिमाग में ये जरूर डाल दिया दैट कोई भी रिसिप्ट अगर रेवेन्यू नेचर की है वो बाय डिफॉल्ट क्या बनेगी, इनकम बनेगी, अनलेस सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट हो, उस पर टैक्स लगेगा और रेवेन्यू में उल्टा होगा। बात समझ में आ रही है? अच्छा, जनरल रूल तो सोच लें, जनरल इन जनरल आम भाषा में अकाउंट्स आप सबने पढ़ रखा है, कब किसी चीज को रेवेन्यू बोलते हो, कब किसी चीज को कैपिटल बोलते हो। मैंने जब आपको बोला यूट्यूब से इनकम आ रही है, आप में से किसी ने जवाब नहीं दिया। मैंने बोला यूट्यूब से हर मंथ इनकम आ रही है, आपने एकदम बोल दिया रेवेन्यू, यानी कुछ ना कुछ तो दिमाग में है ना। क्या है, अगर कोई पीरियोडिक इनकम आती है तो आप उसको इन जनरल क्या बोल देते हो, रेवेन्यू, अगर आप वो पीरियोडिक नेचर का काम कर रहे हो। ऑन दी अदर हैंड कोई वन टाइम इवेंट की तरह आई है, इन जनरल उसे हम क्या बोल देते हैं, कैपिटल नेचर की, नहीं रेवेन्यू नहीं मानते। अच्छा, आपने अगर कोई एक्टिविटी करी, उसके बदले में पैसे आए और उस एक्टिविटी को आप कल को फिर से कर सकते हो, वो पैसा जो आया वो रेवेन्यू। अगर मैंने अपने राइट को परमानेंट गिव अप कर दिया, जैसे नॉन कम्पीट फीस में मैंने 5 करोड़ रुपए लेके आज मैंने आपको पढ़ाया, आप इस बैच में पढ़ रहे हो, अगले बैच में मैं फिर से किसी को पढ़ाऊंगा, क्या आप मेरे से मेरा पढ़ाने का राइट छीन के जा रहे हो? नहीं। तो आपसे जो फीस आई वो रेवेन्यू नेचर की है। एक बच्चे ने आके, एक पर्सन ने आके बोला 5 करोड़ ले लो, टैक्स पढ़ाना बंद कर दो, जैसे ही मैंने अपना राइट गिव अप कर दिया, उसका बाय डिफॉल्ट नेचर क्या बन जाता है, कैपिटल। तो ऐसे बहुत सारे यार्डस्टिक्स होंगे जो हमें पढ़ना है, और ये यार्डस्टिक्स सारे इंटर पे नहीं पढ़ाए जाएंगे। ये बहुत डिस्प्यूटेड टॉपिक होता है कि कोई चीज इनकम के डेफिनेशन में फॉल कर रही है या नहीं कर रही। जो मेजर लेवल के डिस्प्यूट्स आएंगे वो आपके फाइनल लेवल पे या आफ्टर बिकमिंग सीए आते रहेंगे, क्योंकि ये जो इनकम वर्ड है ये यहां पर कैसे डिफाइंड है, इंक्लूसिव। तो सर इतनी सारी डिस्कशन के बाद, ब्रेक के बाद जितनी हमने डिस्कशन करी, क्रक्स हमारा ये निकला दैट इनकम इज डिफाइंड इन अ इंक्लूसिव मैनर। सेकेंडली, रेवेन्यू और कैपिटल रिसीट्स का आपने ध्यान रखना है। बट सर आपने ये नहीं बताया इनकम होती क्या। चलो, मैं ये आपको तो नहीं बता पाया कि इनकम होती क्या, उसके लिए तो हमें आगे डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। बट मैं आपको ये बता देता हूं, हमारे इनकम टैक्स एक्ट ने क्या बताया, जितनी भी आपकी पॉसिबल इनकम है ना, वो 5 हेड्स ऑफ इनकम में डिवाइड कर रखी है। आप कोई भी इनकम अगर इमेजिन कर रहे हो जो इनकम टैक्स एक्ट में आ सकती है, वो उसने क्या कर दिए, 5 हेड्स में डिवाइड कर दिए। क्यों डिवाइड कर दिए? हर हेड के अंदर ना इनकम कंप्यूट करने का तरीका थोड़ा थोड़ा डिफरेंट है। तो अब 5 हेड्स ऑफ इनकम हमें लिखने। अगेन मैं रट्टा नहीं मरवाऊंगा, आपको सिर्फ इतना बताना है, आप सीए जब बन जाओगे, आपके पास सीए बनने के बाद क्या क्या पॉसिबल ऑप्शन है कमाने के, बताओ एक एक करके। सबसे पहला ऑप्शन तो क्या है, सीए करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जॉब। तो पहली तरह की इनकम का हेड क्या आ गया, इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी, बात खत्म। और अगला ऑप्शन क्या है सीए बनने के बाद, किसने बोला कि सर हम अपनी खुद का ऑफिस खोलेंगे, बोले तो अपनी प्रैक्टिस खुद करेंगे, अपना प्रोफेशन करेंगे। बिजनेस और प्रोफेशन वर्ड के बीच में देखा था ना डिफरेंस, चैप्टर नंबर 1 बीसी के छोड़ दिया था, तो वो प्रोफेशन। अच्छा, वहां पे बीसीके में तो हमने पूरा लाइन डाल के बिजनेस में क्या होता है, प्रोफेशन डिफरेंसेस पढ़े थे। यहां पर हेड ऑफ इनकम बिजनेस और प्रोफेशन दोनों के लिए सेम है। यहां पर थर्ड हेड आता है प्रॉफिट एंड गेन्स, प्रॉफिट्स एंड गेन्स, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। यानी आपका बिजनेस है या प्रोफेशन है, वो दोनों किस में आ जाएगा, इसके अंदर। और इसी को हम प्यार से क्या बोलते हैं,
पीजीबीपी। अभी मैं बोल रहा हूं प्यार से, थोड़े दिन बाद नफरत होने लग जाएगी। फिर प्यार से बोलो या नफरत से बोलो, बोलोगे क्या? पीजीबीपी। Whenever I say PGBP, I am referring to that income which represents profits and gains from any business or profession. अच्छा, आपको बच्चा कहे मैं सीए करने का ना तो प्रैक्टिस करूंगा ना जॉब करूंगा, मैं अपने फैमिली बिजनेस में बैठूंगा, पीजीबीपी। मैं चाय बेचूंगा, क्योंकि चाय बेचने वाले कई बार प्रधानमंत्री बन जाते हैं, मैं भी चाय बेचूंगा, तो क्या हो जाएगा? पीजीबीपी। तो बेसिकली आप जो मर्जी करो, वो प्रोफेशन है या बिजनेस है। बहुत सारे, मैं आपको ऐसे बताऊं, मैंने सीए बनने के बाद एक ट्रेनिंग अटेंड करी थी। जीएमसीएस ट्रेनिंग होती है एक मैंडेटरी। अगर आपने पूरा पढ़ लिया है सीए बनने का सफर, तो आपका सीए फाइनल करने से जस्ट पहले एक ट्रेनिंग करनी होती है जीएमसीएस। उसका एक ऑल्टरनेटिव होता है, 15 दिन की जीएमसीएस होती है, यहाँ दिल्ली में भी होती है, हर ब्रांच पे होती है आईसीआई की। अगर वो ट्रेनिंग ना करो, एक आता है रेजिडेंशियल कोर्स, उसमें 28 दिन बिग बॉस की तरह आप एक जगह पे रुकते हो, वहीं पर ट्रेनिंग होती है, वहीं पर आप रुकते हो। तो ये ट्रेनिंग आज की डेट में सिर्फ होती है हैदराबाद में। इंस्टीट्यूट ने एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रखा है आईसीआई ने हैदराबाद में इसके बैचेस आते हैं। इसकी फीस भी काफ़ी होती है, 50,000 रुपये होती है। मेरे ज़माने में 45,000 थी। अब आई एज्यूम इन्फ्लेशन को ध्यान में रखते हो 50-60 हज़ार हो जाएगी। ये ऑप्शनल होती है, बट जो बच्चा ये रेजिडेंशियल ट्रेनिंग कर लेता है, उसको जीएमसीएस करने से क्या मिल जाती है? एग्जेम्पशन। मजे की बात ये है, मैंने तो ये वाली करी थी, उस समय हमारी हुई थी फरीदाबाद में, और हमारा जो बैच हुआ था ना रेजिडेंशियल ट्रेनिंग का, वो लास्ट कोएड बैच हुआ था। उसके बाद से सिर्फ लड़कों के बैच अलग होते हैं, लड़कियों के अलग होते हैं। अब आप इमेजिन कर रहे हो सर ऐसे क्या कांड किए थे? कुछ नहीं, ऐसा कुछ हुआ नहीं था। उस समय में भी ना अलग अलग ही होते थे। बाय चांस उस समय हुआ ऐसा था कि लड़कों का बैच और लड़कियों का बैच जो अलग अलग बनने वाला था, उसमें स्ट्रेंथ नहीं आ पाई थी, मतलब उतने लोग आ नहीं आए थे, तो उनको वो फीजिबल नहीं लग रहा होगा, उन्होंने दोनों बैच को मर्ज करके फरीदाबाद में करवा दिया। तो वो आखिरी कोएड बैच हुआ था, उसके बाद कोएड बैच नहीं हुआ कोई। तो मैं पहले लोगों को बोलता हूँ जाओ, बहुत मजा आता है, घूमो फिरो ऐश करो, अब देख लो मन है करना है तो कर। अब आप बोल रहे होंगे सर बड़े अमीर हो आप, तो 45,000 रुपये खर्च करके। एक क्लॉज होता है रैंक होल्डर्स के लिए फ्री होता है, तो हम फ्री वाले थे। मगर वहाँ पर ना बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि रैंक होल्डर्स के लिए फ्री होता है ना, यू गेट टू मीट ऑल दी रैंक होल्डर्स। मतलब मेरे पास अलग अलग जो दोस्त हैं वो रैंक होल्डर्स हैं। तो अब वहाँ पर 48 सीएज आए थे, रेशियो बड़ा बेकार था, 16 लड़कियाँ थी, 32 लड़के थे। तो कंपटीशन बहुत टफ था। अपना कुछ नहीं हो पाया वहाँ पर, कुछ का हो पाया। वहाँ पे 2 कपल निकल के आए, उनकी शादी हो चुकी है अब आज के डेट में। बाकियों का कुछ समय चला, कुछ हो नहीं पाया, क्योंकि कंपटीशन बहुत तगड़ा था। तो वहाँ पर हम गए, 48 सीए मेरे टच में, और आज भी हम सबका व्हाट्सएप ग्रुप है। आज की डेट में आपको एक बात बताऊँ, उसके अंदर मेजॉरिटी सीए ना तो जॉब कर रहे हैं, पता लगता रहता है ना क्या कर रहे हैं, ना तो जॉब कर रहे हैं ना प्रोफेशन कर रहे हैं। सबने अपना कुछ ना कुछ शुरू कर दिया है। किसी ने डांस सिखाना शुरू कर दिया है, किसी ने कुकरी शुरू कर दिया है, पता नहीं क्यों। मतलब आज की डेट में ना, ये आजकल की जनरेशन के अंदर कोई वो है कि जो पढ़ना है वो करना नहीं है। मतलब सीए कर करके, आई नो अ पर्सन जिसकी ऑल इंडिया 10th रैंक है, इंटर में ऑल इंडिया 25th रैंक है, उसने प्रोफेशन छोड़ दिया है। नाउ शी डिजाइन स्टफ एंड शी हैज अ फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज, जहां पर वो अपने डिजाइन की हुई चीजों को क्या करती है, बेचती है, एंड शी इज अर्निंग आउट ऑफ इट। उसने छोड़ दिया वो प्रोफेशन। तो अगर मैं कह रहा हूं सीए करने के बाद कुछ भी करोगे, अल्टीमेटली किस में आ जाएगा? बिजनेस में आ जाएगा या फिर प्रोफेशन में आ जाएगा। चलो 2 तो हो गई, आगे बताओ और इनकम सोर्सेज बताओ, अपने से भी थोड़ा बाहर आसपास उठो। क्या? हाउस प्रॉपर्टी से कौन सी इनकम आती है? घर से कौन सी इनकम आती है? रेंटल। अब ये ना सबसे बढ़िया तरह की इनकम होती है, मेरे को तो ये तरह की इनकम पसंद है। ये जिंदगी में थोड़ा बहुत पैसे कमाओ, काम करके घर वर खरीद के रेंट पे चढ़ा दो। क्योंकि मैंने ऐसे देखा है, मैं खुद बता दूं, मैं कुछ समय पहले गुड़गांव में रहा था, अब तो मैं अपने होम टाउन चला गया था, अब मैं वापस यहाँ आके फिर से सेटल डाउन होऊंगा इस सिटी के अंदर। अदरवाइज मैं पहले गुड़गांव में रहता था, साइबर सिटी के जस्ट पास। वहां पर जो घर था जिस पर्सन का, वो पर्सन हद अमीर बंदा था। उसके पास गुड़गांव में 8 से 10 प्रॉपर्टी थी। अब वहां पर गुड़गांव में रेंट्स भी बहुत ज्यादा थे, एक फ्लोर के 50,000 पर मंथ का रेंट होता है। तो हमारी घर में 3, मतलब पूरा एक कोठी टाइप पूरा घर था, अच्छा सा सेल्फ कंस्ट्रक्टेड, 3 फ्लोर, 50-50 हज़ार रुपए पर मंथ, सबसे 1.5 लाख रुपए, और ऐसे 8-10 घर थे। तो मैं इमेजिन करता था इस बंदे की इनकम कितनी है, 15 लाख रुपए महीना, 15 लाख रुपए महीना। और वो बंदा क्या था, हद देहाती आदमी था। मतलब एक होता है कम पढ़े लिखे, एक होता है अनपढ़, और एक होते हैं वो लोग जिनको ना फोन चलाना आता है, टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ नहीं पता, बोर्ड पे कुछ लिखा है पढ़ना नहीं आता। मतलब वो उस लेवल का बंदा था। उसके लिए जीना मुश्किल था, क्योंकि आज की डेट में हर जगह डिजिटलाइजेशन होती जा रही है। वो 2 बार तो ऐसा हुआ था, जो हमारा घर था उससे जस्ट आगे वाले फ्लोर पे वो रहता, सामने वाले घर में रहता था, सामने वाला घर भी उसका था।
तो कई बार घंटी बजा के रात को 9 बजे आ जाता था। एज था पर्सन था, हम कहते थे हाँ जी क्या हुआ जी, ताऊ बोलते थे उसको हम, हाँ जी ताऊ जी क्या हुआ जी, ये फोन में कोई मैसेज आया देखियो जरा। मैंने कहा रात को 9 बजे आके फोन में मैसेज दिखा रहा है मेरे को। मगर उसकी इनकम कितनी थी? 15 लाख पर मंथ। मतलब उसने उस गली के अंदर एक प्लॉट खाली ले रखा था और उस प्लॉट में सिर्फ अपनी 5 गाड़ियां खड़ी करता था। एक बंदा पर 5 गाड़ियां खड़ा। उसकी फैमिली वगैरह ऑस्ट्रेलिया रहती थी, अकेला रहता था वो, पता नहीं क्यों अकेला रहता था उसको। तो 5 गाड़ियां खड़ी करता था और मुझे भी खड़ी नहीं करने देता था वहां पे। नहीं तुम सड़क पे खड़ी करो, मैं प्लॉट में खड़ी करूँ। कहाँ लेके जाएगा इतना कुछ? तो अब ऐसी इनकम कहां जाएगी? रेंटल इनकम। इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। हाउस प्रॉपर्टी में ध्यान देना, मैं हाउस प्रॉपर्टी को बेचकर प्रॉफिट कमाने वाली इनकम नहीं ले रहा, मैं हाउस प्रॉपर्टी से आने वाली कौन सी इनकम ले रहा हूं? रेंटल इनकम ले रहा हूं। तो रेंटल इनकम का एक अलग से ऐड बना दिया। अच्छा सर अब मान लो जितने, अब देखो वो पर्सन मान लो इतने सारे प्रॉपर्टी लेके बैठा है, उसके बारे में मैंने बैकग्राउंड चेक किया कि भाई ये इतना अमीर हो कैसे गया। तो किसी ने मुझे बताया पुराने जमाने में जब गुड़गांव गुड़ नहीं था, सिर्फ गांव था, मतलब पहले सिर्फ गांव था ना गुड़गांव, वहां खेत हुआ करते थे। फिर क्या नाम है, डीएलएफ नाम की एक कंपनी आई, उसने कहा हम इसको डेवलप करेंगे। डीएलएफ ने सारे खेत और सारी जमीन हाई रेट पे खरीदी किसानों से और उसको डेवलप करके आज की डेट में मॉडर्न डे गुड़गांव खड़ा कर दिया वहां पे। अब वो लोग जिनकी जमीनें थी वहां पर, आज की डेट में जहां साइबर सिटी खड़ी है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स खड़ी हैं, वहां पर एक जमाने में जमीनें होंगी लोगों की। ये कह रहे हैं ये वन ऑफ दोज पर्सन है जिसकी जमीनें थी, डीएलएफ ने हाई अमाउंट पे खरीदी और इसकी वजह से इसके हाथ में इतना पैसा आ गया दैट इसने अपनी फैमिली को ऑस्ट्रेलिया सेटल कर दिया और खुद अपने बहुत सारे घर खरीद के रेंटल इनकम कमा रहा है। तो मुझे बताओ, एक पर्सन ने औने पौने भाव पे जमीन खरीदी होगी और उसका पैसा भी तब से था, आजादी के बाद उसको जमीन अलॉट हुई होगी, उसकी फैमिली 1947 का जमीन अलॉट हुई थी ना, बाय चांस उसको साइबर सिटी में अलॉट होगी। तो साइबर सिटी में उसको अलॉट हुई, कुछ 100 मतलब कुछ 100 रुपए या कुछ 1000 रुपए की खरीदी होगी, बेची करोड़ों की, मैसिव गेन हुआ। ये भी एक हेड बनेगा, बट ध्यान देना ये हाउस प्रॉपर्टी हेड में नहीं जाएगा। इसके लिए एक अलग हेड बनाया हमने, इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन्स। कैपिटल गेन्स आ गया इसके अंदर। अच्छा 4 हेड हमने बना दिए। सैलरी इनकम, कोई भी किसी प्रकार का बिजनेस प्रोफेशन करेगा, पीजीबीपी। रेंटल इनकम आएगी तो हाउस प्रॉपर्टी, और अगर किसी भी कैपिटल एसेट को बेचकर आप गेन कमाओगे तो इनकम अंडर द हेड कैपिटल गेन। अच्छा ये सारे इन चारों हेड्स के बाद क्या अभी भी कोई और इनकम इमेजिन कर पा रहे हो? यस, बहुत तरह की इनकम है सर। आपकी यूट्यूब की इनकम कहां गई? मान लो मेरा फुल टाइम, मान लो एक मेरा फुल टाइम बिजनेस नहीं है यूट्यूब करना, तो मेरी पीजीबीपी में नहीं आएगी। ऐसी मैंने वो एग्जांपल दिया, जूस बेचना उसका फुल टाइम बिजनेस था, पीजीबीपी में चले गई। बट उसने जब आपको पीजीबी क्या कहते हैं, जब आपको पीजी लेने में हेल्प करी और उसको बदले में कमीशन मिली, तो वो उस पर्टिकुलर केस में क्या हो जाएगा? उसका फुल टाइम बिजनेस नहीं है। जब हम थक गए अलग अलग हेड बनाते हुए, तो यहां पर उन्होंने लास्ट हेड क्या बना दिया? इनकम अंडर द हेड अदर सोर्स। ये हेड आप समझ गए हो। इस हेड के अंदर जब हम पढ़ेंगे कोई भी इनकम जो एग्जेम्प्ट नहीं है और वो चारों हेड्स के अंदर भी नहीं आई, वो बाय डिफॉल्ट किस में आ जाएगी? अदर सोर्सेज में। तो आप कोई एग्जांपल अब सोचो, अदर सोर्सेज में क्या क्या आएगा? ये हमारे जो 5 हेड लिखे ना, ये हमारे 5 चैप्टर हैं। ये 5 चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं। इनकम अंडर द हेड सैलरी, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी, पीजीबीपी, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। ये पढ़ना है हमें, इसके लिए आप आए हो यहां पर। तो अब मुझे सिर्फ इमेजिन करना है, आपने इमेजिन तो कर लिया पहली 4 में, 5वें में अदर सोर्सेज में कोई इनकम इमेजिन करो। शेयर मार्केट से जो नहीं, सोचो शेयर मार्केट में प्रॉफिट कैसे होते हैं? आपने शेयर बेचा, उससे प्रॉफिट होता है, कैपिटल गेन में चला जाएगा। कैपिटल एसेट, टीचिंग, हाँ अगर कोई पर्सन एज ए टीचिंग एज ए फुल टाइम प्रोफेशन नहीं करता, वो पीजीबीपी में नहीं जाएगा, कहां जाएगा? अदर सोर्सेज। आज आप लोग भी साथ साथ पढ़ते पढ़ते क्या कर सकते हो? 11th 12th क्लास के बच्चों को पढ़ा सकते हो। बच्चे सोचेंगे सर हम खुद तो इतनी मस्सेबाज हुए हैं, कैसे पढ़ा? नहीं, टैलेंटेड होते हैं बच्चे बहुत सारे। मैं भी सही बताऊं, मैं उस जमाने में क्या करता था, फाइनल में जब पढ़ता था, मैं साथ साथ एग्जीक्यूटिव, सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएआईपीसीसी को पढ़ाता था शौक में। तो हमारे वहाँ कोई एकेडमी होती थी, वो कहता था तू पढ़ा लियो टैक्स, और उस हिसाब से पैसे भी दे देता था मुझे। तो मेरी इनकम सी बनने से पहले शुरू हो चुकी थी, बट उस समय मैं उसे फुल टाइम प्रोफेशन नहीं दिखाता था। उस समय वो मेरे लिए इनकम क्या होती थी? अदर सोर्सेस। इसके बाद इन्होंने बोली शेयर मार्केट के बारे में। शेयर मार्केट के बारे में, शेयर मार्केट से जो गेन आता है वो तो कहां चला जाएगा? कैपिटल गेन। घर का तो मैंने एग्जांपल दिया, शेयर्स भी एक कैपिटल एसेट होते हैं।
कैपिटल एसेट की डेफिनेशन डिटेल में देखेंगे, बट अभी आप इमेजिन कर सकते हो शेयर्स भी एक कैपिटल एसेट है। शेयर्स को बेचने से जो इनकम होती है वो कहां जाएगी? कैपिटल गेन। बट जब शेयर्स को होल्ड करते हो क्या मिलता है? डिविडेंड। डिविडेंड कहां जाएगा? अदर सोर्सेज। तो लेट अस सपोज आपने कोई बॉन्ड्स खरीदे हैं, उस पर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। लेट अस सपोज आपने कोई शेयर्स होल्ड कर रखे हैं, उस पर आपको डिविडेंड मिल रहा है। लेट अस सपोज आपने अभी क्या बोला, टीचिंग इनकम आ रही है, या बीइंग अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ना मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो चलो कोचिंग फील्ड में हूं, मैं ये चीज नहीं कर सकता, बट कोई पर्सन जो प्रैक्टिस करता है वो एज अ पेपर इवेल्युएटर रजिस्टर कर सकता है। किसी ने पूछा यहां पर पेंशन की मैं बाद में बात करूंगा। पेंशन हमें यूजुअली एम्प्लॉयर से मिलती है तो वो सैलरी हेड में कंसिडर होती है। किसी ने डाउट पूछा है पेंशन का क्या होगा, सैलरी हेड में पढ़ेंगे क्योंकि आपको एम्प्लॉयर से मिलती है, पेंशन वहां चली जाती है। हाँ, मैं क्या बोलने लगा था, एज अ पेपर इवेल्युएटर भी एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं। हर पेपर इवेल्युएट करने के आईसीआई क्या देता होगा? पैसे देता होगा। तो कुछ चार्टर्ड अकाउंटेंट जिनको थोड़ा इंटरेस्ट होता है कि हम फील्ड में बने रहें, नॉलेज अपनी भी अपडेट करे रखें, क्योंकि इवैल्यूएटर्स को भी ना टाइम एंड अगेन पेपर देने पड़ते हैं जस्ट टू चेक कि तुम बच्चों के पेपर चेक करो, तुम्हें खुद को आता है या नहीं आता, तो उनको भी पेपर देने होते हैं। तो कुछ लोग जान के पेपर इवैल्यूएटर इसलिए बन जाते हैं, यार हम भी इसी बहाने क्या रहेंगे, अपडेटेड रहेंगे। तो पेपर इवैल्यूएटर बन गया, उसकी प्रैक्टिस चल रही है, प्रैक्टिस से जो इनकम आ रही है पीजीपीपी, और इवैल्यूएटर से जो इनकम आ रही है, मान लो उसको 15-20 हज़ार रुपए इवैल्यूएटर पेपर इवैल्यूएशन के लिए मिले, वो कहाँ जाएंगे? अदर सोर्स। अच्छा, ऐसा हो सकता है किसी पर्सन के लिए इंटरेस्ट अदर सोर्सेज हो और किसी और पर्सन के लिए इंटरेस्ट पीजीपीपी हो सकता है, नहीं हो सकता? यस। मैं कोचिंग का काम करता हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूं अपनी, वहां से जो इनकम कमाता हूं वो मेरा बिजनेस है। मैंने जो एफडी करा रखी है अपनी सेविंग्स की, उसके इंटरेस्ट को मैं कहां दिखाता हूं? अदर सोर्सेज में। एक पर्सन का काम ही है पैसे लेकर पैसे देना, होते हैं ना, बैंक्स हो गए, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गए, या जो गांव वगैरह में मनी लेंडर्स होते हैं, मेरा काम ही मनी लेंडिंग है। तो इंटरेस्ट क्या होगा मेरा? पीजीपीपी इनकम होगा। बात समझ में आ रही है? तो कोई फिक्स्ड नहीं है, वो हम पढ़ते चले जाएंगे पांचों हेड में कौन सी इनकम कहां पर आएगी। अब मैं यहां पर आपसे कुछ और डाउट्स डिस्कस कर लेता हूं जो टिपिकली बच्चों के आते हैं, पास बैचेस में आते हैं, इसलिए मैं साथ साथ ही डिस्कस कर लेता हूं। नहीं तो आज अभी तो आप थके हुए हो, 2 बजे तक तुम्हारे चेहरे दिखने लग जाते हैं, इस समय कोई डाउट नहीं आएगा। घर जाके जब सोचोगे, हो सकता है ऐसे रात को लेटे और बैठे बैठे कोई डाउट आ जाए, फिर रात को नींद ना आए। तो ऐसा तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, मैं तुम्हारे डाउट ले लेता हूँ। कोई बच्चा बोले, हाँ जी फिर से बोलो। रेमिटेंसेस का नेचर चेक करेंगे। रेमिटेंसेस अगर इनकम है, रेमिटेंसेस इज अ वेरी वाइड वर्ड। रेमिटेंस इज एनीथिंग रिसीव्ड फ्रॉम फॉरेन कंट्री। व्हाई आर यू रिसीविंग फ्रॉम फॉरेन कंट्री? कोई रिलेटिव से आ रहे हैं, गिफ्ट की बात करता हूं। चलो, जो वन ऑफ द डाउट मुझे डिस्कस करना है ना, वो गिफ्ट का ही करना है। इसके अलावा रेमिटेंस इंटरेस्ट का आ रहा है तो अदर सोर्सेज में, रेमिटेंस डिविडेंड के लिए आ रहा है, यानी रेमिटेंस इज ओनली रिसीव्ड, यू हैव टू चेक व्हाई इट इज बीइंग रिसीव्ड। गिफ्ट वाला डाउट आपका भी लेता हूं। तो अब यहां पर डाउट आते हैं, कोई बच्चा बोलता है सर मेरी ना लॉटरी लग गई। पहली बात तो मुबारक हो अगर लॉटरी लग गई तुम्हारी तो, और अगली बात लॉटरी लग गई तो कहां पर जाएगा लॉटरी? सोचो कहां जानी चाहिए लॉटरी? विंडफॉल गेन हो गया, लॉटरी लग गई हमारी। बेटिंग गैम्बलिंग, गोवा गए थे घूमने, वहां पर बेटिंग गैम्बलिंग होती है ना, वहां पे भाई पैसा लगाया, जीत गए यार बाय चांस, बेटिंग गैम्बलिंग से इनकम हो गई। बाय डिफॉल्ट आपके हिसाब से कहां जानी चाहिए? अदर सोर्सेस। तो लॉटरी, बेटिंग गैम्बलिंग यहां पर आ जाएगी इसके अंदर। मैं साथ साथ लिखता भी जाता हूं कि आपको वैसे डिटेल में तो एनालाइज करना है हमने, अभी आपको बस थोड़ा बहुत आइडिया लगता जाए। बेटिंग, गैम्बलिंग, लॉटरी सब हमने अदर सोर्सेज में डाल दिया। अगली चीज मान लो, लेट अस सपोज आप किसी गेम शो में चले गए। अलग अलग तरह के गेम शो आते हैं। सबसे फेमस गेम शो हमारे देश में जो इतने सालों से चलता आ रहा है, केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति। अब वहां पर कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन उस समय कहता है मुबारक हो आपको 1 करोड़ मिले हैं। पहले तो ये बताओ 1 करोड़ कहां जाएंगे सामने वाले के हाथ में? विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स और एनी अदर गेम्स बोलते हैं इसको इनकम टैक्स की भाषा में। विनिंग फ्रॉम कार्ड गेम्स, पुराने जमाने में कार्ड गेम्स होते थे इसलिए कार्ड गेम्स को अलग से लिख दिया, और एनी अदर सच गेम्स। केबीसी किस में आ जाएगा? एनी अदर सच गेम्स। वो भी कहां जाएगा? अदर सोर्सेज में। विनिंग्स फ्रॉम अलग अलग तरह की गेम्स यहां पर आएगी। अगर आप मॉल में गए, किसी मॉल में देखा अभी वो अलग अलग तरह की गेम्स खिलाते रहते हैं, वैलेंटाइंस डे पे गए होगे किसी ना किसी मॉल में, तो वहां पर वो गेम्स खिला रहे थे, तो उस गेम्स के अंदर कुछ ना कुछ अगर जीत गए बाय चांस, तो वो क्या आया होगा? अदर सोर्सेज में। किसी भी तरह की गेम्स हो यहां पर आ जाएगा। अच्छा, अब यहां पर आया सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज बताओ, गिफ्ट का क्या होगा? क्योंकि अभी अभी 14 फरवरी गई है, बहुत कुछ मिला है, ये बताओ गिफ्ट का क्या होगा? गिफ्ट कौन से एड में आएगा? पहले ये सोचो। पहली बात तो गिफ्ट के बारे में बात करते हैं, गिफ्ट इनकम भी है या नहीं है? गिफ्ट के बारे में खास बात पता है क्यों है? क्योंकि बाकी सारी केसेस में ना कहीं यूनिलैटरल पेमेंट नहीं है, बायलैटरल है। अगर आपको कोई इनकम दे रहा है तो आपने बदले में कुछ ना कुछ किया होगा तभी दे रहा है। डिविडेंड आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने उस कंपनी के अंदर शेयर होल्डिंग रखी है।
इंटरेस्ट आपको क्यों मिल रहा है? क्योंकि आपने उस पर्टिकुलर केस में बॉन्ड्स होल्ड कर रखे हैं। लॉटरी वगैरह क्यों मिल रही है? क्योंकि आपने वो टिकट खरीदी थी। यू हैव टू डू समथिंग देन ओनली यू गेट दैट इनकम। गिफ्ट के बारे में खास बात क्यों क्या होती है? गिफ्ट इज यूनिलैटरल। मैं बैठा था, किसी ने आके मुझे गिफ्ट दे दिया, मैंने कुछ किया नहीं। अगर मैंने उसके लिए कुछ किया, वो मेरे लिए गिफ्ट नहीं है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, लेट अस सपोज मैं एक लॉयर हूं, मैं किसी का केस लड़ता हूं। हरीश साल्वे, आपको पता है, वन ऑफ द टॉप लॉयर्स ऑफ कंट्री, हरीश साल्वे इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑल्सो, इज अ लॉयर ऑल्सो। सो टिपिकली यू विल सी हरीश साल्वे इन पॉलिटिकल केसेस ऑल्सो। जैसे हमारे यहां पर कुलभूषण यादव को डिफेंड कौन कर रहा है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में? हरीश साल्वे। अर्णव गोस्वामी को जेल हुई, बेल किसने दिलवाई? हरीश साल्वे। और टैक्सेशन में भी जो बड़ी बड़ी लैंडमार्क जजमेंट्स हैं, एक बहुत लैंडमार्क केस है जो मैं डिस्कस भी करूंगा, वोडाफोन का इनकम टैक्स केस किसने लड़ा था? हरीश साल्वे। व्हाई? बिकॉज इज अ लॉयर एज वेल एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, सो ही डज नॉट हेजिटेट फ्रॉम टेकिंग एनी टाइप ऑफ केस। वो कोई भी केस ले लेता है। अब हरीश साल्वे ने, लेट अस सपोज, अभी लेटेस्ट एग्जांपल हुआ अर्णव गोस्वामी का, आपने सुना होगा, वो अरेस्ट हो गया, उसने 3 दिन में उसकी बेल करा दी। उसने फीस चार्ज की होगी, और आप इमेजिन कर सकते हो लाखों और करोड़ों में चार्ज करी होगी। तो उसने बोला मैं तेरी बेल करा दूंगा, 50 लाख रुपए लूंगा। उसने कहा तू करा बेल मेरी, 50 लाख पकड़, बेल करा दे मेरी किसी तरह से। बेल करा दी। अर्णव गोस्वामी ने खुश होकर बोला ये पकड़ 50 लाख, और मैं तेरे से बहुत खुश हुआ, तू ऐसा कर, ये BMW मेरी तरफ से। अब मुझे बताओ, ये BMW हरीश साल्वे के लिए गिफ्ट है या उसकी PGBP इनकम है? गिफ्ट है या PGBP इनकम है? ये गिफ्ट नहीं है, ये PGBP इनकम है। मिला फ्री में है, बट ये क्यों मिला है? क्योंकि कोई पर्सन आपकी सर्विसेज से इतना खुश हुआ दैट बाय वर्च्यू ऑफ योर बिजनेस उसने क्या दे दिया आपको? एक यूनिलैटरल पेमेंट दे दी। वो यूनिलैटरल देखने में यूनिलैटरल लग रही है ये, बट असली में ये क्यों? आपने कुछ ना कुछ दिया था। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, इस एग्जाम्पल को बड़े ध्यान से सुनना। मैंने आपको पढ़ाया, आप में से 2-3 बच्चे रैंक होल्डर आ गए, आप खुश हुए, आपने कहा सर हमारी तरफ से मर्सिडीज। तभी मैंने कहा था ध्यान से सुनना इस एग्जांपल को। आपने मर्सिडीज, मुझे बताओ, आपने जो मुझे मर्सिडीज गिफ्ट करी, क्या वो मेरी गिफ्ट है? नहीं, असली में आपने दी मर्जी से। यू आर नॉट अंडर एन ऑब्लिगेशन टू गिव टू मी, बट ये गिफ्ट जब आगे पढ़ेंगे, इसको मैं सेक्शन से प्रूव करूंगा कि कौन से सेक्शन में लिखा है। बट आप सोचो, ये अदर सोर्सेज में जाना चाहिए या PGBP में? PGBP में डाल, क्योंकि अल्टीमेटली मेरे बिजनेस से रिलेटेड कोई पर्सन ने मुझे दे दी। मान लो मैंने काम किया 5 साल 10 साल, और लास्ट में मुझे कोई भी एक एसोसिएशन है, उसने बोला बेस्ट एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर, 1 करोड़ रुपए। वो पैसा कहां से मिलना चाहिए? वो PGBP में जाना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है? अच्छा सर, ना तो आपने कुछ किया बिजनेस से रिलेटेड, ना मेरा कोई कमर्शियल रिलेशन, मुझे वैसे ही किसी ने गिफ्ट दे दिया। जैसे बेस्ट एग्जांपल दिया मैंने, वैलेंटाइंस डे पे गिफ्ट आ गया। अब ऐसे गिफ्ट का क्या करें? एक जमाने में जो गिफ्ट्स मिलते थे नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, जो गिफ्ट आते थे नॉट रिलेटेड टू योर बिजनेस, उस पे एक अलग से टैक्स लगता था एक जमाने में, जिसका नाम होता था गिफ्ट टैक्स। 2007 से पहले की बात कर रहा हूं। गिफ्ट टैक्स नाम का एक डायरेक्ट टैक्स होता था हमारे देश में, जो किस पे लगता था? गिफ्ट्स पे लगता था। 2007 में इसको खत्म कर दिया गया, और उसके बाद ऐसा नहीं हुआ कि गिफ्ट टैक्सेबल होना बंद हो गए। ये जो गिफ्ट टैक्सेबल हुआ करते थे, जो गिफ्ट टैक्स लगता था, उनको हमने इनकम टैक्स एक्ट में कहां पे टैक्सेबल कर दिया? अदर सोर्सेज। तो अगर कोई बात करे गिफ्ट की, गिफ्ट अदर देन योर बिजनेस एंड प्रोफेशन, वो हरीश साल्वे वाला एग्जांपल और मेरे वाला एग्जांपल हटा देना। If you are receiving gift not related to your business and profession, it will be taxable, but not under any other act. हमारे ही यहां पर क्या होगा? अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज में एक स्पेसिफिक सेक्शन है जो गिफ्ट के लिए बनाया गया है। और मजे की बात क्या है, ये गिफ्ट वाले प्रोविजन बड़े सोच समझ के बनाए गए हैं, इसलिए मैं अभी आपको ज्यादा कुछ रिवील नहीं कर रहा। अब आपको जो बुक मिलेगी ना, अब आपको समझ में आ गया आपके 5 चैप्टर कौन से होंगे? सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, PGBP, कैपिटल गेन और अदर सोर्सेज। मैंने अपनी बुक में अदर सोर्सेज के चैप्टर को 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है। अदर सोर्सेज को 2 चैप्टर में डिवाइड कर रखा है। अदर सोर्सेज अदर देन गिफ्ट के प्रोविजन मैंने चैप्टर डाल रखे हैं मॉड्यूल 1 में, और अदर सोर्सेज टू दी एक्सटेंट गिफ्ट के प्रोविजन वो मैंने डाल रखे हैं मॉड्यूल 2 में। तो अभी आप समझ गए हो, मैंने गिफ्ट के प्रोविजन अलग से एक चैप्टर बना दिया। क्यों? क्योंकि गिफ्ट में, अभी मैं आपको कह रहा हूं अदर सोर्सेज में टैक्सेबल है, कुछ खास बात होती होगी, कोई ना कोई लॉजिक के बेसिस पे वो प्रोविजन बनाए गए होंगे। वो हम कब डिस्कस करेंगे? मॉड्यूल 2 में। अच्छा, अभी के लिए मैं आपको सस्पेंस बरकरार नहीं रखना चाहता, कहीं आप में से किसी को रात को नींद ना आए सोचते सोचते कि गिफ्ट का क्या होगा। मैं बता दूं, हमारे देश में अभी तक डिटेल में तो पूरा चैप्टर है, गिफ्ट अगर आप रिलेटिव से रिसीव कर रहे हो, इफ द गिफ्ट इज बीइंग रिसीव्ड फ्रॉम रिलेटिव, वो एग्जेम्प्ट है। गिफ्ट इज रिसीव्ड फ्रॉम ए रिलेटिव, वो क्या है? एग्जेम्प्ट। क्या हुआ?
हाँ, अमाउंट कितना भी बढ़ाओ, अगर जो रिसीव कर रहे हो वो कौन है, रिलेटिव है। अब आप बोलोगे रिलेटिव कौन है सर, क्योंकि हमें तो अभी मिल चुका है गिफ्ट, अब क्या करें, वो रिलेटिव की डेफिनेशन बाद में बताऊंगा मैं। बट आपको जिससे भी मिला होगा वो रिलेटिव नहीं होगा वो नहीं होगी या नहीं होगा वो कवर नहीं है, वो मैं गारंटी दे देता हूं। बट हाँ, रिलेटिव कौन है कौन नहीं है ये बाद में पढ़ेंगे। ये बता दिया, अगर रिलेटिव से मिल रहा है, किसी भी अमाउंट का मिल रहा है, इंडिया से, इंडिया में रिलेटिव है, या जैसे उन्होंने बोला फॉरेन रेमिटेंस आ रही है, अगर फॉरेन में रिलेटिव बैठा है, उसने रेमिटेंस दिया है, एग्जेम्प्ट, उसको टैक्स नहीं किया। हाँ, अगर नॉन रिलेटिव से आ रहा है, नॉन रिलेटिव से आ रहा है, तो लॉ कहता है अगर गिफ्ट आपका 50,000 रुपए या उससे कम है तो एग्जेम्प्ट, और अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो पूरा का पूरा टैक्सेबल। मतलब अगर 55,000 रुपीज का गिफ्ट मिला है ना, तो 5,000 पे टैक्स नहीं लगाएंगे, इनकम में कितना जोड़ेंगे, 55। अच्छा, ये 50,000 की लिमिट हर गिफ्ट पे होएगी या पूरे साल में होएगी, एग्रीगेट ऑफ ऑल गिफ्ट्स होएगी या हर गिफ्ट की होएगी, एग्रीगेट ऑफ ऑल गिफ्ट। नहीं तो आप सीधा क्या करते, मुझे 50,000 से कम गिफ्ट दे देते। मैं कहता भाई अगर तुमने मुझे गिफ्ट देना ही है तो ऐसा करो, वैलेंटाइंस डे पे 50 से कम दे देना, अभी होली आएगी, उसके बाद 1 अप्रैल आएगा, 1 अप्रैल को दे देना। मतलब फिर नहीं तो आप टैक्स वो ये करते ना, अगर आपने बचना होता तो आप अलग अलग कर देते। तो 50,000 की लिमिट हम एग्रीगेट देखते हैं। डिटेल डिस्कशन गिफ्ट का पूरा चैप्टर होगा वहां पर। तो मैंने आज आपको इनकम के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दिया। हमारे चैप्टर्स क्या क्या होंगे, ये 5 चैप्टर्स होंगे, आपको बता दिया। और अदर सोर्सेज को मैंने 2 चैप्टर्स में डिवाइड कर रखा है, गिफ्ट के प्रोविजन अलग, बाकी प्रोविजन अलग। आज यही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में शुरू करेंगे। इनकम तो हमारा हो गया, अभी 2 वर्ड पढ़ने रह गए थे, प्रीवियस ईयर, असेसमेंट ईयर और पर्सन। नेक्स्ट क्लास में उनको एनालाइज करेंगे, ठीक है।